हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो सेशन है इसमें हम आरएससी पढ़ने वाले हैं। आरएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 6 है आरएससी का। इससे पहले हम 5 सेशन दे चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं अभी तक। आरएससी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना चाहते हो, एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो एसएससी जेई 2023 मेंस के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है एईसी प्लस, इस पर बैच भी अवेलेबल है। इस बैच में आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। क्रिस्प मैनर में हर सब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर। इसके अलावा 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है इसी बैच के अंदर, और सभी सेशन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। तो आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 5th लेक्चर है बेसिकली, और इस सेशन का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर operates between a condenser pressure P1 and the evaporator pressure P2। तो हमारे पास एक आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर है जो कि दो प्रेशर के बीच में काम कर रहा है, P1 और P2 के बीच में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड इंक्रीज इट्स सीओपी। तो देखिए, सीओपी दो प्रेशर के बीच में काम कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर। वीसीआरएस को अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है वीसीआरएस। ये वीसीआरएस, तो ये P1 प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर है P1, तो ये P1 प्रेशर है, और ये P2 प्रेशर है इन दोनों के बीच में। तो देखिए, जब भी सीओपी आपको बढ़ाना होता है तो मैं हमेशा बताता हूँ, सीओपी बढ़ाने के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ा दीजिए या फिर वर्क इनपुट को कम कर दीजिए। तो वर्क इनपुट जो है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है? वर्क इनपुट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को कैसे कम कर सकते हो? दोनों प्रेशर के बीच की दूरी को कम करना है तो लोअर प्रेशर को आप बढ़ा दीजिए या हायर प्रेशर को कम कर दीजिए। कंडेंसर प्रेशर को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, या इवोपरेटर प्रेशर को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग P1। P1 को अगर हम बढ़ाएंगे तो वर्क इनपुट बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डिक्रीजिंग P2, P2 को अगर डिक्रीज करेंगे तो अगेन ये भी पॉसिबल नहीं। अडॉप्टिंग वेट कंप्रेशन, अरे वेट कंप्रेशन अगर हम करेंगे तो ये वेट कंप्रेशन हो गया, यहां से ही आपने कंप्रेशन कर दिया, ये वेट कंप्रेशन। तो वेट कंप्रेशन से तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा तो सीओपी जो मिलेगी वो भी कम मिलेगी। तो ये भी तरीका नहीं है, ये भी तरीका नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना था। सब कूलिंग द रेफ्रिजरेंट। देखिए, सब कूलिंग का मतलब क्या हुआ? ये सब कूलिंग होती है। सब कूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें ये मिले, तो सब कूलिंग करने से डेफिनेटली आपको सीओपी ज्यादा मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान रखें, अगर आपको सीओपी बढ़ाना है प्रेशर को वेरी करके, तो आप कंडेंसर प्रेशर को कम करिए और इवोपरेटर प्रेशर को क्या करिए? बढ़ाइए, तो ही सीओपी बढ़ेगी। इसको बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगी, इसको कम करने पर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर है सीओपी 4। एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर है जिसकी सीओपी कितनी है? 4 दी गई है। एक्सट्रैक्ट 10 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। कितनी हीट को एक्सट्रैक्ट करा है? 10 किलो जूल। इफ दिस मशीन इज वर्क एज ए हीट पंप, हाउ मच हीट विल बी डिलीवर्ड टू द एनवायरमेंट। अब देखिए, कितनी हीट को एक्सट्रैक्ट करा है? ये 10 किलो जूल हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दे रखा है कितना? 10 किलो जूल।
इसका सीओपी आपको दे रखा है कितना, सीओपी विल बी 4। अब देखिए सपोज हमारे पास ये एक रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर है, तो यहां पर इसमें हमें कितना वर्क इनपुट करना पड़ रहा है ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सीओपी जो होता है ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो हमें दिया हुआ है, तो वर्क इनपुट हमारे पास कितना जाएगा, वर्क इनपुट आ जाएगा 10/4, इट मीन्स 2.5 किलो जूल। तो ये वर्क इनपुट हमारे पास आ गया 2.5 किलो जूल। अब जो रेफ्रिजरेटर था तो उसके लिए जो डिजायर इफेक्ट था वो टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर 10 किलो जूल ये होगा हमारा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर हमारा यही सिस्टम एक हीट पंप की तरह अगर काम करेगा, ये हाई टेम्परेचर ये लोअर टेम्परेचर, तो हीट पंप की सीओपी जो होती है क्या होती है, सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये कितना बन जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमारे पास आ चुकी है दी भी है 4। और ये सीओपी जो होती है क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां पर भी वर्क इनपुट सेम डिवाइस बोला गया ना, सेम डिवाइस वर्क एज ए हीट पंप, मतलब वर्क इनपुट क्या करेंगे हम उतना ही देंगे। तो यहां से हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है, मतलब जो हीट को वो रिजेक्ट करेगा इन्वायरमेंट में, वो कितना आ जाएगा, वर्क इनपुट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना बन जाएगा, इट विल बी 12.5, यस इट विल बी 12.5 किलो। तो 12.5 किलो जूल मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को आपको समझना होगा, यहां पर क्या बोला है, इफ द सेम मशीन वर्क एज ए हीट पंप, मतलब वर्क इनपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। देखिए इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पर 10 किलो जूल यहाँ से जा रहा है, 2.5 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बहा जाएगा, 2.5 किलो जूल ही बहा जाएगा। अब देखिए ये जो डिवाइस है आपका हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, सेम वर्क करेगा। यहां पर डिजायर इफेक्ट ये अगर हम मान लेंगे तो ये रेफ्रिजरेटर के लाए, यहां पर इसको मान लेंगे तो ये हीट पंप के लाए। इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप इस डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, द फॉलोइंग रीडिंग रिफर टू ए वेपर कंप्रेसर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर, द एंथैल्पी पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो फ्रॉम पीएच चार्ट। तो कंप्रेसर के इनलेट पर हमें एंथैल्पी दे रखी है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, इसको हम क्या बोलते हैं H1। आउटलेट ऑफ कंप्रेसर हमें एंथैल्पी दे रखी है मतलब H2। एग्जिट ऑफ कंडेंसर हमें एंथैल्पी दे रखी है मतलब H3, और यही H3 किसके बराबर होगी, H4 के बराबर होगी। सीओपी हमसे पूछा है, तो सीओपी के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा क्या होगा, H4 माइनस H1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट जो होगा कितना होगा, H2 माइनस H1, ये सीओपी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कई बार अपन कर चुके हैं। 6 आंसर आएगा इसका, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, अमोनिया यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इज नॉन कोरोसिव। देखिए अमोनिया को हम कब यूज करते हैं, अमोनिया जो होता है ये केमिकल रिएक्शन कर लेता है किससे, कॉपर से, कॉपर एंड इट्स एलॉय, इनके साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है, इसलिए कॉपर का को हम यूज नहीं करेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट हो। तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल मटेरियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, आयरन एंड स्टील। इसी तरह से जो भी फ्यूरॉन सीरीज के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं किससे, एल्यूमिनियम से। तो वहां पर एल्यूमिनियम हम यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कॉपर। तो आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है, एसी जो लगी होती है, वहां पर कॉपर पाइप लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर रेफ्रिजरेंट जो है वो आपका फ्यूरॉन सीरीज का R22 R12 या R134, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं किससे, कॉपर से। एल्यूमिनियम अगर होगा तो वो केमिकल रिएक्शन कर लेंगे।
तो इसीलिए आप ध्यान रखें, इसके लिए एक टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन की, इसको आप ध्यान रखें। अमोनिया जो होता है ये कॉपर से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए जो मटेरियल हम प्रिफर करते हैं रोट आयरन या स्टील, और हेलोकार्बन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए कॉपर इनके लिए बेस्ट सुटेबल मटेरियल होता है। तो आंसर क्या होगा, आयरन एंड इट्स एलॉय को हम यूज करेंगे जब अमोनिया को हम यूज करेंगे एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, इन ए वीसीआर प्लांट द रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंप्रेसर एंड इवेपोरेटर विथ एंथैल्पी। देखिए रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंप्रेसर मतलब H2 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना 205 किलो जूल पर केजी, एंड इवेपोरेटर मतलब H1 177 किलो जूल पर केजी। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए 1-2 पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट लिविंग द कंडेंसर मतलब ये H3 हमें दे रखा है 105 किलो जूल पर केजी। ओके, इफ द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट हमें दे रखा है रेफ्रिजरेंट का, विल बी 0.2 kg पर सेकंड। ओके, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोला है और ऑप्शन को आप देखेंगे तो किलोवाट में, तो यहां तो आपको कुछ करना ही नहीं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है H4 और H1 का डिफरेंस होगा किलो जूल पर केजी में, तो 3 पर जो एंथैल्पी रहेगी वही 4 पर रहेगी, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछना था वैसे इनको, तो ये कितना होगा, मास फ्लो रेट 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, H1 177 माइनस H4 105, तो ये आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कहलाएगी। केजी पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर किस में आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा। कैपेसिटी यहां पर पूछना था, वर्डिंग सही नहीं है, पर आंसर तो हमारा आ जाएगा 177 माइनस 105, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से, तो इट विल बी 14.4 किलोवाट। कितना आएगा, 14.4 किलोवाट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है 80, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी 80 किलो जूल पर केजी। ओके, सीओपी हमें दे रखी है 4, इफ द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट दे रखा है कितना, 2 kg पर सेकंड, द हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। देखिए सीओपी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है, तो यहां से आप निकाल लेंगे वर्क इनपुट, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 4 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्क इनपुट विल बी 20 किलो जूल पर केजी। मास फ्लो रेट देगा, किलोवाट में पूछा है। देखिए वर्क इनपुट इतना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना है, तो हीट कितनी बाहर निकलेगी, ये भी बाहर निकलेगी, ये भी बाहर निकलेगी, तो 100 बाहर निकलेगा, तो हीट रिजेक्टेड जो होगा क्या होगा, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा 200 किलोवाट। ये समझ में आया, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको कर दिया है। ये 100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हीट रिजेक्ट होती है रेफ्रिजरेटर से कंडेंसर में, वो कौन सी हीट होती है, जो इवेपोरेटर एब्जॉर्ब करता है, साथ में जो वर्क हम इनपुट करते हैं, इन दोनों को मिलाकर हीट रिजेक्ट होती है कंडेंसर के अंदर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 80 दिया है, वर्क इनपुट हम निकाल चुके हैं 20, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 100, बट यहाँ पर किलोवाट में आंसर पूछा है, तो हमें मास फ्लो रेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, 90 अच्छा क्वेश्चन है। ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल, स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल है एक, जिसका सीओपी हमें दे रखा है 5.5। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं इसको, सीओपी हमें दे रखा है इसका 5.5। ओके, एंड इज ड्रिवन बाय 40 किलोवाट
कंप्रेसर, मतलब ये वर्क इनपुट हमें दे रखा है, कंप्रेसर में जो हम वर्क इनपुट कर रहे हैं ये कितना है 40 किलोवाट। सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड एंथैल्पी एट कंडेंसिंग टेम्परेचर। चलिए वीसीआरएस हम बना लेते हैं पहले। ये वीसीआरएस देखिए क्या बोला है, सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर एंथैल्पी एट कंडेंसिंग टेम्परेचर। ये कंडेंसिंग टेम्परेचर ये 30 डिग्री सेल्सियस। तो सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर मतलब इस पॉइंट की एंथैल्पी और इस पॉइंट की एंथैल्पी हमें दे रखी। इस पॉइंट की एंथैल्पी है 69.55, इस पॉइंट की एंथैल्पी दे रखी 201.45। ओके, सेचुरेट रेफ्रिजरेंट वेपर लिविंग द इवापोरेटर, सेचुरेटेड वेपर निकल रहा है तो ये हमने सेचुरेटेड वेपर ही इसको माना, कोई दिक्कत नहीं। एज एन एंथैल्पी ऑफ, ये एंथैल्पी भी हमें दे रखी 187.53 किलो जूल पर केजी, ये एंथैल्पी भी हमें दे रखी। ओके, फाइंड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर एट कंप्रेसर डिस्चार्ज, दिस इज कंप्रेसर डिस्चार्ज। और ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस मतलब ये भी 30, तो ये टेम्परेचर अल्टीमेटली हमें निकालना है, ये टेम्परेचर हमें निकालना है। टेक सीपी ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर इज 0.6155 किलो जूल पर केजी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सीओपी दे रखा है तो इस पॉइंट की एंथैल्पी निकालेंगे, क्योंकि सीओपी जो होता है क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इस पॉइंट की एंथैल्पी और इस पॉइंट की एंथैल्पी हमें पता है, ये भी कितना हो जाएगा 69.55। तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें पता है। वर्क के इनपुट में इस पॉइंट की एंथैल्पी पता है, इसकी नहीं पता है, और सीओपी बताया तो इस पॉइंट की एंथैल्पी निकल जाएगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं H2, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। तो क्या लिखूंगा मैं, H2 माइनस H1 कितना 187.53 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट कितना आ जाएगा 187.53 माइनस 69.55। तो यहां से आप H2 निकाल लीजिए। ओके, सीओपी आपको दे रखा है, सीओपी जो है वो 5 दे रखा, 5.5। तो 5.5 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका 187.53 माइनस 69.55। ओके, ये कर लिया मैंने, और इसमें आप ऐड कर दीजिए किसको 187.53 को आप ऐड कर दीजिए, आएगा 836, काफी ज्यादा आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं। 187, एक मिनट थोड़ा सा और देख लेता हूँ, हाँ इतना ही आएगा। 187.53 को आप माइनस कर दीजिए 69.55 से, 187, यस। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, ठीक है कर लिया। इसमें ऐड कर दीजिए 187.53, तो ये आ जाएगा 836। तो इस पॉइंट की एंथैल्पी आ जाएगी हमारे पास कितनी 836, 836.42 किलो जूल पर केजी। और देखिए इस पॉइंट की एंथैल्पी पता है, इस पॉइंट की एंथैल्पी पता है, और ये एंथैल्पी का डिफरेंस जो होगा, इस पॉइंट को मैं 2 डेज बोल देता हूं, तो H2 माइनस H2 डेज, ये कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको क्या लिखेंगे Cp T2 माइनस T2 डेज, यही बनेगा T2 माइनस T2 डेज, बिल्कुल यही बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है, लिखूंगा मैं डायरेक्टली 836.42 माइनस करेंगे 201.45, ये आएगा 634.97। सीपी की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.6155। चेंज इन टेम्परेचर T2 हमें निकालना है, T2 डेज हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री, डिफरेंस है तो डिग्री में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए स्टैंडर्ड कंप्रेशन साइकिल सीओपी हमें दे रखी है 5.5 इज ड्रिवन बाय 40 किलोवाट कंप्रेसर।
यहां पर 40 किलोवाट कंप्रेसर मतलब कि पावर इनपुट हमें दे रखा है, ये पावर इनपुट हमें दे रखा है, तो इससे हम H2 निकालेंगे यहां पर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं निकाल सकते H2, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल हो। तो यहाँ पर पावर इनपुट आपको दे रखा है 4 किलोवाट, और बट 4 किलोवाट दे रखा है, मास फ्लो रेट भी तो नहीं दे रखा है यहाँ पर। वर्क इनपुट निकल जाएगा, सीओपी दे रखा है तो, और इसको पर केजी। अच्छा, फिर आपको यहां पर रेफ्रिजरेंट का मास भी निकालना पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट का मास भी निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहां से आप आंसर निकालेंगे T2 की, तो T2 की वैल्यू जो है काफी ज्यादा आ रही है, जो कि ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वर्क इनपुट को कितना ले लेते हैं, 40 किलोवाट ले लेते हैं, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कितना मिल जाएगा हमें। ये यहाँ पर अपन ने मिस्टेक की थी ना, यस। देखिए सीओपी जो होगा क्या होगा, यहाँ पर अपन ने मिस्टेक करी थी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो रहेगा क्या रहेगा, ये इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, 187.53 माइनस 69.55 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट जो रहेगा, ये रहेगा H2 माइनस 187.53। मैं सोचू इतना ज्यादा ये वैल्यू नहीं आएगा, समथिंग देयर विल बी गड़बड़। चलिए यहां से निकाल लेते हैं अपन, तो ये बनेगा 187.53 माइनस 69.55, इसको आप डिवाइड करेंगे पहले तो किससे, सीओपी कितना है 5.5, इससे आपने डिवाइड कर दिया, ये आएगा 21, और इसको आप ऐड कर दीजिए इसमें 187.53, तो ये बनेगा 208, ये H2 जो बनेगा बनेगा 208.98 किलो जूल पर केजी। ये यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। तो ये है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर H2 माइनस H1 की जो वैल्यू आएगी ये अब चेंज हो जाएगी, H2 माइनस H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए 208.98 में से माइनस कर दीजिए 201.45, तो ये बनेगा 7.53, इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 0.6155 से, और इसमें ऐड कर दीजिए 30 को, तो ये आएगा 42. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका सही जवाब, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव। तो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी, डिजायरेबल प्रॉपर्टी, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखें। तो क्या कौन सी रेफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है पता होना चाहिए, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट कंडेंसर प्रेशर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट कंडेंसर प्रेशर लार्ज क्यों होना चाहिए, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन एट इवोपरेटर प्रेशर, देखिए अगर ये लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन अगर रहेगा तो ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो आंसर तो यही होना चाहिए। कंडेंसर प्रेशर क्लोज टू क्रिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं, कंडेंसर प्रेशर इवोपरेटर प्रेशर कम ही होना चाहिए, इट इज नियर अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो क्रिटिकल प्रेशर नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कई बार अपन देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, इट इज नॉट ए कॉज फॉर डिस्करेजमेंट ऑफ द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो देखिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्यों, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम होती है, और ये नॉन अवेलेबिलिटी की बात आती है। यहाँ पर ये तीनों फैक्टर जो है ये क्या है, ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, एक बात ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 94, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द हाई प्रेशर लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर रिसीवर इज कूल्ड बिलो द सेचुरेशन टेम्परेचर टू। अब देखिए ये सब कूलिंग की बात चल रही, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसीवर से पहले कूलिंग कर रहे हैं, तो सब कूलिंग कर रहे हैं, सब कूलिंग से क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीज द नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये बात चल रही है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ये बात चल रही है किसकी, सब कूलिंग की बात चल रही, तो सब कूलिंग से क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन ए रिवर्स बटन साइकिल ओके इज रिक्वायर्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम ए रूम एट ए रेट ऑफ 25 किलोवाट। मतलब ये क्या दे रखा है हमें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है, इट विल बी 25 किलोवाट, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है 25 किलोवाट ओके, टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना, मतलब ये लोअर टेम्परेचर हमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से इतनी हीट को आपको निकालना पड़ेगा। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीइंग 35, हायर टेम्परेचर हमें दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस। द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस एयर कंडीशनिंग सिस्टम विल बी, पावर रिक्वायर्ड हमसे पूछा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है, लोअर हायर टेम्परेचर दे रखा है, तो पावर रिक्वायर्ड, इसके लिए सीओपी आपको निकालना होगा, सीओपी क्या होगा, लोअर टेम्परेचर मतलब 20 मतलब 273 प्लस 20 मतलब 293, आप डायरेक्टली लिखेंगे इसको, और इन दोनों का डिफरेंस 35 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 50, और इसको हम लिखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, देखिए कितना हो जाएगा, 293 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 15 से, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है कितना 25, इसको वर्क इनपुट जो आएगा यहाँ पर ये आएगा 1.27, काफी कम वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, किलोवाट 1.27, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीओपी ज्यादा आएगी, 19 के करीब आएगी सीओपी, तो कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा 1.27 मतलब 1.28 किलोवाट वर्क इनपुट करना पड़ेगा। सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वीएआरएस की बात चल रही है, वीएआरएस और वीसीआरएस में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट, इन अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम अमोनिया इज द रेफ्रिजरेंट, यस अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक्वा अमोनिया, एक्वा अमोनिया भी बोलते हैं, जिसमें वाटर जो होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है, अमोनिया जो होता है रेफ्रिजरेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। इन वाटर लिथियम ब्रोमाइड H2O LiBr, H2O LiBr, यहां पर H2O जो होता है ये रेफ्रिजरेंट होता है, LiBr जो है ये एब्जॉर्बेंट होता है। तो अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अच्छा पहले दिए पढ़े, इन वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम वाटर इज रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है यहाँ पर 3 और 4, चलिए 4 को देख लेते, द अमाउंट ऑफ अमोनिया अब्सॉर्ब बाय वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वाटर इसको एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्बर के अंदर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो इसको ध्यान से पढ़े पहले तो, द अमाउंट ऑफ अमोनिया एब्जॉर्ब बाय वाटर ओके is inversely proportional to the temperature of ammonia, टेम्परेचर अमोनिया का अगर ज्यादा है, अच्छा वाटर का टेम्परेचर अगर कम है तो ज्यादा अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब टेम्परेचर अमोनिया का और वाटर का डिफरेंस अगर ज्यादा है, बात समझ में, अमोनिया का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब होगा इसके अंदर, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया,
तो ज्यादा है तो ये अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो यहां तो हीट निकलेगी ना, निकलेगी। यहां तो हीट, ये एब्जॉर्प्शन होता है तो हीट निकलती है, हीट निकलती है, उसी हीट को तो हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और ये स्टेटमेंट सही है। इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ अमोनिया अब्जॉर्ब बाय द वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया। मतलब अगर अमोनिया का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वो अब्जॉर्प्शन कम होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है। तो ऑप्शन 1, 3, 4 मतलब सी आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। इसको आपको समझना होगा। देखिए इसको आप समझ जाइए पहले तो, कि यहां पर ये जो अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक नहीं होती, ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है तभी तो हम यहां पर एब्जॉर्बर में क्या लगाते हैं, कूलिंग कॉइल लगाते हैं, जिससे हीट को हम क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ध्यान रखें। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, तीन स्टेटमेंट हमारे पास। इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर, इफ द कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज क्लोजर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के पास में है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, ये कंडेंसर टेम्परेचर। ओके, अब क्या बोला है, एक्सेसिव पावर कंजप्शन, हाई कंप्रेशन, लार्ज वॉल्यूम फ्लो। बिल्कुल सही है। ये कंडेंसर टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आप खुद सोचिए कि यहां पर वर्क इनपुट जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही है। तो एक्सेसिव पावर कंजप्शन होगा। हाई कंप्रेशन, कंप्रेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा ना, प्रेशर आप ज्यादा लेके जा रहे हो, तो ये भी सही बात है। लार्ज वॉल्यूम फ्लो, लार्ज वॉल्यूम फ्लो, देखिए अगर ये टेम्परेचर अगर ज्यादा है मतलब ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर कम होगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होगी वो कम होगी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होती है क्या होती है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाई बाय द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, H1 माइनस H4। तो टू गेट द सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ये वैल्यू कम हो गई ना, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट भी सही ऑप्शन होगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा ऑफ द डायग्राम गिवन फॉर द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल रिप्रेजेंट। तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि ये ऑर्डिनेट और ये एब्सिसा क्या होगा। तो देखिए ये वाली प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा, ये आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस, आइसेंथेल्पिक, जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पर एंथैल्पी होगा। ये 1, 2, 3, 4, तो 3 और 4 पर एंथैल्पी जो है क्या है, बराबर है। तो ये एक्सिस एंथैल्पी है, तो ये एंथैल्पी यहां पर भी है। एक ही ऑप्शन है, प्रेशर और एंथैल्पी। यहां से लेके यहां तक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही है। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिलेगा, ई ऑपरेटर। कंप्रेसर के अंदर प्रेशर भी बढ़ता है, एंथैल्पी भी बढ़ेगी। कंडेंसर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां पर प्रेशर डिक्रीज होता है, एंथैल्पी सेम रहेगी। तो ये प्रेशर एंथैल्पी पीएच डायग्राम कहलाता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन यूनिट, वीसीआरएस के रिस्पेक्ट में आपको बताना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन यूनिट, वीसीआरएस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या, इन एक्चुअल यूनिट द रेफ्रिजरेंट लीविंग द इवापोरेटर इज सुपरहीटेड। देखिए इवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा वो सुपरहीटेड होगा क्या, एक्चुअल यूनिट में, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, सुपर हीटिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द एग्जिट ऑफ इवापोरेटर इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट,
ओके, द सुपर हीटिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेस द वर्क ऑफ द कंप्रेसर। देखिए सुपर हीटिंग अगर होगी तो डेफिनेटली वर्क तो बढ़ेगा, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। देखिए सुपर हीटिंग अगर है तो सब कूलिंग भी रहेगी एक्चुअल में, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा। इन एक्चुअल द यूनिट द रेफ्रिजरेंट लीविंग द इवेपोरेटर इज सुपर हीटेड। देख लीजिए ये सुपर हीटेड रहेगा। तो मुझे तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। देख लेते हैं आंसर। ये सुपर हीटिंग होगी, ये सब कूलिंग होगी, तो वर्क इनपुट भी बढ़ जाएगा क्योंकि हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा कंप्रेसर के अंदर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। और बाकी सुपर हीटिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये भी सही है। इन एक्चुअल यूनिट द रेफ्रिजरेंट लिविंग, एक्चुअल यूनिट में यही होता है कि रेफ्रिजरेंट को सुपर हीट करके भेजा जाता है कंप्रेसर के अंदर। यस, तीनों स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।